नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम होती है उसके पेपर 1 की बहुत ही डिटेल में स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये इस वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली जाकर देखना, क्योंकि उसमें आपको सीएपीएफ एग्जाम की पूरी जानकारी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। आपका एक कॉमन डाउट क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, सीएपीएफ के लिए जो एज लिमिट है वो है 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एग्जाम साल में एक बार होती है, इसका मतलब अगर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला तो आपको मिनिमम 4 to 5 अटेम्प्ट तो मिलने ही वाले हैं। और अब बात करेंगे डिग्री की। दोस्तों आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड से होगी तो भी चलेगा। आपने इंजीनियरिंग किया होगा या फिर बीए किया होगा या फिर बीकॉम किया होगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब अगर आपने सिर्फ पासिंग भी किया होगा तो भी आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीएपीएफ का जो प्रीवियस पेपर था उसका पेपर 1 का पूरा एनालिसिस बताऊंगा, और किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। पूरे पेपर के हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको मैं एक एम सेट करके दूंगा कि आपको आने वाले एग्जाम में क्या एम रखना चाहिए, ताकि आप आपका नाम मेरिट लिस्ट में देख पाओ। और एंड में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से बुक से क्या पढ़ना चाहिए, ये हम डिटेल में देखेंगे। इसका मॉरल ये था कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो यार आपको एंड तक पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इस चीज के मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीएपीएफ पेपर का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। दोस्तों पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हो। और स्क्रीन के ऊपर मैंने वेटेज भी दिया है। जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जनरल साइंस के 18 से लेकर 19 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के 20 से लेकर 21 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 21 से लेकर 22 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस, और इंडियन इकोनॉमी से 6-7 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। दोस्तों यहां पर आपको मेजर चंक ध्यान में रखना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एप्टीट्यूड। ये जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से निकाला है, और मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न आपको आने वाले एग्जाम में भी दिखेगा। इससे एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस देना होगा। और दोस्तों ये सारे 125 क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, तो लैंग्वेज का भी यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। अभी हम इस एग्जाम के लिए आपका एम सेट करेंगे। दोस्तों 125 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चंस का एम रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 50 क्वेश्चंस आप छोड़ोगे तो भी आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में पा सकते हो, लेकिन 75 क्वेश्चंस का आपका अटेम्प्ट बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। मैंने ऐसा कंसीडर किया है कि उसमें से भी आपके 3-4 क्वेश्चंस गलत होंगे, जिसके बावजूद आपका स्कोर 140 के अराउंड रहेगा, जो यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एक अच्छा स्कोर माना जाता है। मैंने पेपर 1 में भी आपको बताया कि सीएपीएफ के लिए रिटन एग्जाम कितनी मायने लगती है, तो जितना ज्यादा स्कोर आप पेपर 1 में कर सकते हो उतना आपको करने की कोशिश होनी चाहिए, और मिनिमम 75 क्वेश्चंस का आपका एम होना ही चाहिए। अभी मैंने आपको आपका एम बता दिया कि 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो पीछे मैंने जो आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया है वहां पर जाकर आप लोग देखना है कि आप किस सेक्शन से मेजर ये 75 का पोर्शन कंप्लीट करोगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको जानने बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं जीएस के लिए आपको कोई एक बुक दूंगा और उसी बुक में से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर आप आज की डेट का क्वेश्चन पेपर देखोगे, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अगर आपको अटेम्प्ट करने होंगे तो आपको डिटेल प्रिपरेशन होना ही चाहिए, तब जाके आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अभी ही फिलहाल सीडीएस एग्जाम का रिजल्ट आया था, जहां पर 7650 कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया, जिस एग्जाम के लिए लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2% कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जाम क्लियर किया, और उनको भी अभी आगे जाकर एसएसबी
भी इंटरव्यू फेस करना है। लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए अगर सिर्फ 2% ही सिलेक्शन होगा तो आपको समझना होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक होनी चाहिए। और आप अगर फेल भी होते हो तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार इन एग्जाम्स में वैकेंसी 100-150 के अराउंड होती है और उतने सीरियस एस्पिरेंट्स तो यूपीएससी को किसी भी हालत में मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 2% में आना चाहते हो और अगर आप वर्दी पहनना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ, आपको अभी सीरियस होना ही पड़ेगा। अब शुरू करेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा और मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। इसके वजह से आपको शायद लगेगा कि बहुत बड़ी बुक लिस्ट है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करोगे तो आप 4 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप पहले से मेरी सीडीएस की जीके स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको 80% स्ट्रेटेजी तो सेम ही दिखेगी, सिर्फ कुछ एडिशंस आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी के साथ। पॉलिटी की आपकी शुरुआत होगी इन 3 बुक्स के साथ। ये है 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, 2 एंड 3। दोस्तों इस बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटी के रिगार्डिंग सारे बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और ये तीनों बुक आप सिर्फ 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 बुक्स जल्दी कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे 9th और 10th एनसीईआरटी के साथ, मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। इस बुक में भी आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स ही कवर हो जाएंगे और इस बुक में उन्होंने रियल लाइफ पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्शन किया है, तो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग में फायदा होगा। और दोस्तों ये जो 5 बुक्स मैंने आपको अभी तक बताई, ये बुक्स इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि 13 साल का बच्चा भी इसे पढ़कर समझ सके, तो डेफिनेटली इसका आपको भी बहुत फायदा होगा। आपकी एक्चुअल पढ़ाई होती है जब आप शुरू करेंगे 11th स्टैंडर्ड की बुक, वहां पर 2 बुक्स आपको मिलेंगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थियरी। दोस्तों इन बुक में से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट इसकी डेफिनेशन पूछी थी, तो ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका करेक्ट आंसर नहीं आया, क्योंकि दोस्तों ये कंसेप्ट आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी नहीं मिलेगी, जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस बुक में मिल जाएगी। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगेंगे और ये खत्म होने के बाद आप शुरू करोगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का बुक। दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको रिलेटेड मिलेगा और एम लक्ष्मीकांत आप जल्दी भी कवर कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको बहुत बार रिवाइज करना होगा। लेकिन आपको यूपीएससी का एक ट्रेंड भी बताना चाहता हूं कि यूपीएससी अभी इंपॉर्टेंट पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता, जो चीज करंट अफेयर्स में चालू है उसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पॉलिटी में मिलेंगे। आप सीडीएस का अगर एग्जांपल लोगे तो वहां पर गवर्नर का टॉपिक उस 2-3 महीने ट्रेंडिंग था, तो उसके 2-3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिले। तो जो चीज आप करंट अफेयर्स में नोटिस कर रहे हो उसको करस्पॉन्डिंग आपको पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत बुक में भी पढ़ना होगा। तो पॉलिटी के बुक्स हमने खत्म कर लिए। यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 15-20 दिन में और उसके बाद करोगे एम लक्ष्मीकांत का बुक। और दोस्तों जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये बुक्स बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में मैंने ये सारी बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा। अब शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन शुरू होती है एनसीईआरटी के साथ और खत्म भी होती है एनसीईआरटी के साथ, लेकिन उसे किस तरीके से पढ़ना है ये आपको आज जानना होगा। दोस्तों आप शुरुआत करोगे 11th स्टैंडर्ड की इन 2 बुक से। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इन 2 बुक से आप शुरुआत करेंगे। और ज्योग्राफी के बुक्स में ऐसा कोई लिंक नहीं कि अगर आप 10 का बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको 11 का समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 11 के जो मैंने आपको जो 2 बुक्स बताए इसमें आपको ज्योग्राफी के सारे कोर कंसेप्ट मिलेंगे। और अगर ये बुक कंप्लीट करने के बाद आप पहली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा उसमें से एब्जॉर्ब कर पाओगे। दोस्तों यही बुक्स आपको क्यों पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स ये 2 है। इसके बाद ये थोड़ी डिफिकल्ट भी है, तो अगर आप पहले उसे स्टार्ट करोगे तो ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट अच्छी तरीके से ग्रैब भी कर पाओगे। दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे 6th एनसीईआरटी से। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो एनसीईआरटी है वो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक पेज भी मिस नहीं करना। आप स्क्रीन के ऊपर भी ये बुक देख सकते हो। और दोस्तों ऑन एन एवरेज आपको एक बुक कंप्लीट करने में मैक्सिमम 2 से 2.5 दिन ही लगेगा, तो ये भी आपका बहुत कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आप मैपिंग के सिवाय कर ही नहीं सकते, और मैपिंग के लिए बेस्ट बुक है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय एस सिद्धार्था। दोस्तों मैपिंग सुनते ही आपके दिमाग में लॉगमन एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस आया होगा, लेकिन वो एक हायर लेवल पर होता है और उस बुक की और इस बुक की कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये एक लेंदी और एक्सटेंसिव बुक है और इस बुक से आप मैपिंग की किस तरीके से पढ़ाई करोगे इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जो आपको जरूर देखना है। दोस्तों ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी और
और उसके साथ साथ आप इस मैपिंग के बुक से भी प्रिपरेशन करोगे। अब बात करेंगे जनरल साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो, आपको 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड की सारी साइंस की एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिंदू पेपर का साइंस सेक्शन। जो भी साइंस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा वो करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होता है। अगर आपने सीएपीएफ 2018 का पेपर देखा तो उसमें जो साइंस के 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से मेजर क्वेश्चन तो हिंदू पेपर में पिछले 6-7 महीने में कहीं ना कहीं तो दिखे ही थे। तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी करोगे, लेकिन आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी आपको सीक्वेंस में नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको एक बेस्ट टेक्निक बताऊंगा। आपको ये 5 बुक्स की इंडेक्स खोलनी पड़ेगी और एक रफ पेपर के ऊपर आपको नोट डाउन करना होगा कि हर बुक में फिजिक्स के कितने चैप्टर है, केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है और बायोलॉजी के कितने चैप्टर है। और जब आप पढ़ाई करोगे तब आपको फिजिक्स के सारे बुक्स के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के सारे बुक्स के चैप्टर और फिर बायोलॉजी के। आपको ऐसा नहीं करना कि 6th की बुक ले ली, पूरी पढ़ ली, फिर 7th की बुक, ऐसा आप ना करें। क्योंकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस बाइफर्केशन में पढ़ोगे तो आपको एक कनेक्शन मिलेगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा रहेगा। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसकी एक्सरसाइज भी बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूमेरिकल अगर आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपके सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेंगे और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम ये दो ऐसी एग्जाम है जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मेजर चंक आपको एग्जाम में दिखाई देता है। अब बात करेंगे हिस्ट्री की। दोस्तों हिस्ट्री के लिए मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। मैं खुद सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इन दो ही की प्रिपरेशन करता हूं। मीडिएवल जो हिस्ट्री है वो मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है और कॉस्ट बेनिफिशियल भी नहीं है। इसका मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही वास्ट और कंफ्यूजिंग हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। दोस्तों अभी स्क्रीन के ऊपर आप 3 बुक्स देख सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का 11th और 12th स्टैंडर्ड का बुक और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। दोस्तों ये 3 बुक्स मैं खुद प्रेफर करता हूं, जहां पर एंशिएंट का पोर्शन तमिलनाडु की बुक से हो जाता है और जो मॉडर्न हिस्ट्री का बेस्ट सोर्स है वो है स्पेक्ट्रम की बुक। इसके साथ साथ अगर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको कंप्लीट करना ही होगा जहां से आपको एग्जाम में मेजर चंक मिलेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का बुक है वो तो बहुत ही अच्छा एक नोट्स के फॉर्मेट में ही बुक होगा। उसकी पढ़ाई आपको टाइमलाइन के साथ करनी होगी। मतलब जैसे जैसे आप इवेंट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आपकी एक खुद की टाइमलाइन बनानी पड़ेगी 1857 से लेकर इंडिपेंडेंस तक, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन रिवीजन करने में फायदा होगा। और इस स्पेक्ट्रम की बुक में हर चैप्टर के बाद उनके कुछ 1 पेज के नोट्स है जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये नोट्स और आपकी टाइमलाइन, ये 2 चीजों के दम पर आप एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी की। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही बुक्स पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी के, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये माइक्रो और मैक्रो के जो बुक्स है वो भी आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ने होंगे। एंड में आपको ग्रॉसरी मिलेगी, वो आपको पढ़ना होगा और जो सारे चैप्टर्स है उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स में बहुत ही टेक्निकल भी उन्होंने दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ कंसेप्चुअल डाटा आपको पढ़ते जाना है। और इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो बुक आप देख रहे हो 11th स्टैंडर्ड का, वो आपको पेज टू पेज पढ़ना होगा। ये 3 बुक्स पढ़ने के बाद आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उससे अच्छा आप मृणाल सर के इकोनॉमी के वीडियोस देख लो। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे कि मृणाल सर्स इकोनॉमी वीडियोस, तो आपके पास एक टाइमलाइन होगी और उस टाइमलाइन के 49 से 50 वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो बहुत ही कम समय का है, मतलब 20 और 25 मिनट्स के ही होंगे मैक्सिमम, और सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने 3 एनसीईआरटीज अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको ये सारे वीडियोस देखने में मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन ये वीडियोस नहीं देखना चाहते तो एक रमेश सिंह का बुक है इंडियन इकोनॉमी का, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं खुद प्रेफर करूंगा सिर्फ 3 ही एनसीईआरटीज पढ़ना और उसके बाद मृणाल सर के इस वीडियो देख लेना। क्योंकि दोस्तों पॉलिटी और ज्योग्राफी की तरह आपको इकोनॉमिक्स में कोर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ सारी कंसेप्ट समझनी होगी और उस बेस के ऊपर आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो मैंने बताया उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब बात करेंगे आज के इस वीडियो के सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों अगर आप में से कोई इंजीनियर होगा या फिर किसी ने 12th साइंस भी किया होगा तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सीएपीएफ एस्पिरेंट्स की डायरेक्ट कंपटीशन होती है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ, लेकिन कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट जनरल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास एक चांस है कि इस सेक्शन में
आप अपर एज लेकर आओ। और इस सेक्शन से आपको मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो आने वाले ही है। तो दोस्तों ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर आप 25 में से 20 भी अगर अच्छी तरीके से कर पाए तो डेफिनेटली आपका एक अपर एज रहेगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आप जो बुक्स देख रहे हो वो स्पेशली इस एग्जाम के लिए डिजाइंड है। फास्टैग एरिथमेटिक का बुक न्यूमेरिकल्स के लिए बेस्ट है और आर.एस. अग्रवाल का वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का लेटेस्ट एडिशन है। तो दोस्तों ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और जब आपकी इन दो बुक्स से पढ़ाई होगी तो आपको एफकेट और सीडीएस ये दोनों एग्जाम में भी उसका फायदा होगा। अभी तक मैंने जो सारी बुक्स बताई उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीक्वेंस से मिल जाएगी। आपके इस सीएपीएफ प्रिपरेशन का लास्ट सोर्स है द हिंदू। और इस सीरीज के पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि द हिंदू का कितना इंपॉर्टेंस होता है इन सारी यूपीएससी एग्जाम्स में। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन थे कि हिंदू किस तरीके से पढ़ना, उसमें से कौन सा पोर्शन पढ़ना, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन कब आता है और उसके नोट्स कैसे निकालने। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अलग वीडियो में दूंगा जहां पर मैं आपको हिंदू पेपर एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ना होता है और उसके साथ साथ आपको किस तरीके से नोट्स मेकिंग करना होगा ये मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक आपके पास बाकी सारे सोर्सेस है, उसमें से पढ़ाई स्टार्ट करो और डेली द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ना भी आज से ही शुरू कर दो। अपकमिंग संडे को आपको हिंदू का वीडियो भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर होती है हमारे पेपर 1 की स्ट्रेटेजी खत्म। और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर दो यार, क्योंकि वही चीज होती है जो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सारी बुक्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और अगर उसे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी के साथ आपका ईमेल आईडी भी दे देना। और अभी ही सीएपीएफ का पिछला रिजल्ट आया है दोस्तों, टेंशन मत लो। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो भी आपको टेंशन नहीं लेना। आने वाले अटेम्प्ट के लिए आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम भी है और आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस भी है। तो पूरी जान झोंक तो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि वहां पर हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी इन दो सब्जेक्ट की डेली एमसीक्यू सॉल्विंग स्टार्ट कर दी है। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।